आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें एक ऐसी जगह पर लाके रख दिया जहां पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। इसके बाद वो आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और आज की कहानी शुरू होती है हमें ईमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए, जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। ईमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जो ईमा के मुकाबले में बहुत ही सुस्त लड़का है और वो सुबह लेट उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद फ़ौरन आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो इसके फादर उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम ईमा और इसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं, जिनको इनकी माँ बार बार स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद ईमा स्कूल में पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है। और जब वो बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर ईमा को बाय कहता है, और ये देखकर लिजी ईमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में सिस्टर क्रिश्चियन सीन, जो इनके टीचर हैं, वो बताते हैं कि कल सुबह बस ठीक 7 बजे ट्रिनिडा आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी। और वो आगे बता रहे होते हैं कि ईमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर ईमा से टकरा जाता है और उसे सॉरी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियन सीन ट्रिप के बारे में और मालूमात दे रहे थे, लेकिन ईमा डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के वक्त लिजी अपने दोस्तों को ईमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास एक हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर ईमा को स्टीफन के साथ एक्शन कराने के लिए। पर ईमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी ईमा की नज़र डीन पर पड़ती है, जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस ग्वालियर, जो एक टीचर हैं, वो डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। फिर लिजी अपने दोस्तों से कहती है कि ईमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। जब स्कूल का एक हॉट लड़का ईमा को पसंद करता है। अब अगले दिन सुबह ईमान तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपनी माँ बारबरा और फादर फिल को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, तो इसके फादर जैक उसे कहते हैं उसके स्कूल्स के रूल्स को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सीन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन ईमा से पूछता है कि कैसी हो ईमा, जिससे लिजी ईमा को फिर से चढ़ाती है, पर ईमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ वक्त के अंदर वो ट्रिनिडा आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते वक्त मिस ग्वालियर सबसे कहती है कि सब कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं, पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद ईमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं, जहां ईमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बिल्कुल से ये सब देख रहा होता है। और अब उसी शाम ईमा की एक फ्रेंड लिजी और ईमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पे बुलाया है, जो यहाँ की एक लोकल बोट में हो रही है। लेकिन ईमा ये सुनकर मना कर देती है, पर इसकी दोस्त जिद करके उसे मना लेती है। इसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद ईमा हेलन को पार्टी में ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर ईमा वहां से जाने लगती है। और वहीं साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो ईमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजा कर रहा है। तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट्स पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोर्ड के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक पैर फिसल कर ईमा पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है, तो वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर इससे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब इस बोट की रस्सी बड़ी बोट से काट देता है और ईमा के पूछने पर वह कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना। पुलिस के जाने के बाद हम बड़ी बोट तक वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो बोट इनसे काफ़ी दूर चली जाती है और तभी वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है। लेकिन डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सी में पहुंच गए थे। डीन का फ़ोन भीग चुका था, तो वो ईमा को इसका फ़ोन देने को कहता है, पर ईमा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर ईमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। तो डीन कहता है कि फिक्र मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात कर ही रहे थे तभी अचानक ईमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है, जिसके बाद डीन बोट को इस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के ईमा फिर से फ़ोन के नेटवर्क को देखती है, पर वहां भी कोई
नेटवर्क नहीं मिलता, फिर डीम को इस बोर्ड पर एक फ्लेयर गन मिलती है तो वो उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियन इस ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लिज़ी मिस ग्वालियर से कहती है कि ईमा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद ईमा कल रात किसी और के साथ थी, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया। और वो बताती है कि उसने ईमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। उसके बाद मिस्टर क्रिश्चियन सबकी अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीम भी यहाँ मौजूद नहीं है। अब इससे इनको पता चल जाता है कि डीम और ईमा दोनों ग्रुप से मिसिंग हैं। इसके बाद पुलिस आकर ईमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। मिस ग्वालियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है, तो पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद सुबह वापस आ जाएं, लेकिन अगर वो समंदर में कहीं फंस गए हैं तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये बात जब डीम के फादर को पता लगती है कि उनका बेटा खो गया तो ये सुनकर वो फ़ौरन स्कूल जाते हैं और वहाँ ईमा की माँ बारबरा से भी मिलते हैं और उसी वक्त फिल भी वहाँ आ जाता है। और यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं। प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ईमा और डीम आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देती है। डीम को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो ईमा को इसकी एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर ईमा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। ईमा कहती है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और कुछ घंटे बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं। पर अब तक यहाँ उन्हें ना कोई रास्ता मिला था और ना ही कोई मदद। ये देख के वो वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बोट नहीं है। समंदर की लहरें बोट को कहीं ले गई थी और अब सिर्फ उन्हें वहाँ एक लाइफ जैकेट मिलती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीम आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीम कहता है कि ईमा को ठंड लग रही है तो वो ईमा को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और डीम जाग कर देखता है कि ईमा वहाँ नहीं है। तो उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि ईमा समंदर के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही है, तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डीम स्विमिंग करने चला जाता है और ईमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन ईमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। फिर जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं। पर मिस्टर क्रिश्चियन उन्हें कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वहीं हम देखते हैं कि ईमा पीने के लिए पानी ले रही है, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद ईमा समंदर के किनारे बड़ा बड़ा SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहाँ से गुजरे तो वो उन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पर खाने के काबिल मिलता है वो ढूंढकर खाने लगते हैं और डीम को केले का एक दरख्त मिलता है तो वो तोड़कर दोनों पेट भर कर खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और ईमा फुल पैंट नहीं पहन सकती और वो पैंटी पहनकर भी नहीं रह सकती, तो वो अपनी फुल पैंट को काट के शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद ईमा देखती है कि डीम इस झोंपड़ी में आकर सो रहा है तो वो भी इसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीम ईमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर ईमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब ईमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तभी डीन आकर इससे सनस्क्रीन मांगता है। तो ईमा डीम को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीम कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर ईमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसीलिए मैंने कहा था। इधर होटल में बारबरा ईमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि ईमा और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो इनकी डेड बॉडीज ढूंढ रहे हैं। और फिल तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि ईमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, लेकिन बारबरा अभी भी घबराई हुई है। तो फिल बारबरा से कहता है कि ईमा मिल जाएगी और ये कहकर उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद वो अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर ईमा और डीम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहीं आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और ईमा डीम को बता रही होती है कि वो अपने खानदान को बहुत याद कर रही है। तभी डीम को वहाँ पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है तो ईमा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और उसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी जैसी हो जाएगी। वो उसे कहता है कि ये शायद कोई मछेरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और उसे यकीन दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम ज़रूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो ईमा को किस करने लगता है। ईमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीम सारी हदें तोड़ देता है और आइलैंड में एक तूफ़ान आता है और इस तूफ़ान को
ईमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद ईमा जाग कर देखती है कि डीम यहाँ नहीं है। तो वो डीम को पुकारने लगती है पर वो उसे नहीं मिल रहा था। तो वो ईमा बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीम एक गड्ढा खोद रहा था। तो ईमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीम ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक ईमा गिर जाती है और उसे घुटने पे चोट लग जाती है, जिसके बाद डीम फौरन उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीम ईमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और ईमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीम इसमें मस्ती करने लगता है और ईमा उसे देखकर खुश हो रही थी। जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीम ईमा के बालों में एक फूल लगा देता है। अब ईमा डीम से कहती है कि मुझे फिर से तूफ़ान के मज़े लेने हैं। फिर डीम एक बार फिर से तूफ़ान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज़ में बताया जाता है कि ईमा और डीम के लापता होने के बाद 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है कि वो अब ज़िंदा नहीं रहे। इसीलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। पर ईमा की दोस्त को अब भी लग रहा था कि ईमा और डीम अभी भी ज़िंदा हैं और बारबरा को भी ऐसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेके अपनी बेटी ईमा को फिर से ढूंढने चली जाती है। और इन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पम्फलेट बांट रहे होते हैं जिन पर ईमा और डीम के बारे में मालूमात दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ईमा और टीम उन्हें नहीं मिल रहे। अब शायद हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीम और ईमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबने के वक्त दिखाई देती है, पर डीम ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते गुजर जाते हैं और वो डीम और ईमा दोनों आइलैंड के खूबसूरत इन्वायरमेंट के मज़े ले रहे होती हैं। वो समंदर में नहाते हैं और बहुत मज़े करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और जब भी इनका मन करता है तो वो तूफ़ान और भूकंप के मज़े लेते रहते थे। और ये सब कुछ होने के बाद ईमा डीम से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीम बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीम जानता था कि ईमा को ये सब कुछ पहली बार था, तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफ़ान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद ईमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करना है। तो डीम कहता है कि ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीम थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीम जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए ईमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है और उसे वो वहाँ नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चला जाता है। फिर ईमा फिर से इस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है पर उसे भी नहीं मिलती। तो ईमा को लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीज़ें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और गुजर जाते हैं पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा था और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। दोनों झोंपड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं। उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीम को किसी जानवर की आवाज़ आती है। तो डीम जंगल में जाता है इस जानवर को ढूंढने के लिए। तो ईमा को डीम की फिक्र होने लगती है, तो वो भी देखते ही उसके पीछे चली जाती है। और वहीं डीम जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है और भागते भागते काफ़ी दूर जाने के बाद वो अचानक ज़मीन पर गिर जाता है। जब ईमा भागती हुई डीम के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीम के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि ईमा और डीम के सब दोस्त और पेरेंट्स उनके बगैर ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ ईमा और डीम ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया था और उधर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था और यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा उल्टियाँ करने लगती है तो डीम ये देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो एमा कहती है कि नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही आ रही हैं। इसके बाद ईमा अच्छा महसूस करने के लिए डीम के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ईमा की खोई हुई चीज़ें ऊपर से गिरने लगती हैं। और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ दरख्त पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है। और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीम को उस दिन नहीं मिली थी। तो इस बंदर को ईमा केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और ईमा गन लोड करके फायर करती है तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाती हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीम के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीम
इसी रात को ईमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। और यहाँ डीम ईमा को किस करने वाला होता है, पर ईमा नहीं करती और कहती है कि 10 मिनट के बाद इसके पेरेंट्स इससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती है कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी आना चाहिए। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और ईमा के पेरेंट्स सबको कुछ कहने लगते हैं इनके बच्चों के वापस आने पे। इसके बाद स्टेसी डीम से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो, तो डीम कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीम ईमा को उसके साथ जाने के लिए इशारा करता है, पर ईमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है। और ये देखकर डीम पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीज़ें पहले की तरह हो जाती हैं और ईमा आइलैंड से वापस आने पर बहुत फेमस हो गई थी, पर डीम अभी भी अकेला ही रहता है। और जब भी ईमा और डीम एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद ईमा डीम को कॉल करती है, लेकिन डीम कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं कि ईमा के रूम में स्टेसी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। फिर ईमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और फिर वो दोनों एक साथ पार्टी से जाने का डिसाइड करती हैं। दूसरी तरफ हम डीम को देखते हैं जो अपनी मॉम की कब्र पर जाता है और अपनी मॉम को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब पार्टी की रात डीम टीवी देख रहा था, तो इसके फादर उसे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरा कोट पहन कर जाना चाहोगे। तो दूसरी तरफ ईमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लिज़ी इसके पास आती है और ईमा को एक सरप्राइज़ देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी ईमा देखती है कि बाहर बारिश में डीम कोट पहन के खड़ा है और ईमा का इंतज़ार कर रहा है। ये देखकर ईमा आइलैंड का वो सब कुछ याद करने लगती है। इसके बाद पार्टी से बाहर आकर ईमा डीम के पास जाती है और यहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं और किस करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।